So the next question is, if the collision is purely inelastic, फिर क्या होगा? So now if the collision is purely inelastic, तो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर प्योरली इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो उसमें जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, इट्स जस्ट लाइक जैसे बॉल्स होती है ना क्ले की, या फिर ऐसे आटे की बॉल्स है, तुम सोच के देखो वो आपस में आके चिपकती हैं. So that is a pure case of inelastic collisions. Yes. तो सेकंड केस में तुम्हें करना क्या है, और तुम्हें एक चीज याद रखनी है, कोई भी तरह का अगर कोलिजन हो, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, प्योरली इलास्टिक, प्योरली इनइलास्टिक, व्हाटएवर इज द टाइप ऑफ कोलिजन, योर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड. तो मोमेंटम कंजर्वेशन तो तुम हर जगह लगाई दो बिना सोचे समझे, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो. फिर उसके बाद मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने के बाद तुम सोचो कि ये कोलिजन इलास्टिक है या इनइलास्टिक है. अगर इलास्टिक है तो तुम एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा दो. लेकिन अगर इलास्टिक नहीं है, इनइलास्टिक है, फिर तुम एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते. और अगर प्योरली इनइलास्टिक है, मतलब पूरा ही इनइलास्टिक है, तो जो दोनों बॉडीज हैं वो कोलिजन के बाद चिपक जाएंगी. दोनों बॉडीज कोलिजन के बाद चिपक जाएंगी. जस्ट टू गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ दिस, लेट्स सपोज यहां पे है 2 किलो की बॉल. इसको तुम ट्रेवल करवा दो यहां से विद द स्पीड ऑफ 4. यस. यहां पे एक बॉल 3 kg, इसको तुम यहां से ट्रेवल करवा दो विद द स्पीड ऑफ 1. सबसे पहले तो क्या ये कोलिजन होगा या नहीं? सो द आंसर इज यस, दिस कोलिजन विल हैपन बिकॉज इसकी जो स्पीड है वो इसकी स्पीड से ज्यादा है. मतलब 2 वाला विल गो एंड बैंग इनटू द 3 kg मास. फर्स्ट ऑफ ऑल द कोलिजन विल हैपन. नाउ हम दोनों केसेस करके देखते हैं, ठीक है? हम दोनों केसेस में अच्छे से मतलब पूरा एनालिसिस करते हैं इसका. जब कोलिजन होगा, पहला केस तो तुम ये मान लो कि जो कोलिजन हुआ है दैट इज प्योरली इलास्टिक. Purely elastic collision. So now if the collision is purely elastic, you know what you can do is, you can do the conservation of momentum theorem and you can do the conservation of energy theorem. अब क्योंकि ये प्योरली इलास्टिक है, तो कल मैंने इसका एक फॉर्मूला डिराइव किया था कि जब कोलिजन हो जाएगा, कोलिजन होने के बाद 2 kg mass will go with the speed of v1, 3 kg mass will go at a speed of v2. और मैंने कल थोड़ा सा कैलकुलेशन करके इक्वेशंस लगा के मैंने ये दिखा था कि प्योरली इलास्टिक कोलिजन है तो 4 plus v1 should be equal to 1 plus v2. क्या ये सही है? ये मैंने कल देखा था. मोमेंटम को कंजर्व करके और एनर्जी को कंजर्व करके मेरी इक्वेशन आ रही थी u1 plus v1 is equal to u2 plus v2. मतलब 4 plus v1 is equal to 1 plus v2. प्लीज गिव मी अ थम्स अप. कुछ डाउट तो नहीं है इसमें? इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा रिफाइन कर लेता हूं. ये 4 और 1 लिखा है, ये 1 को मैं काट देता हूं यहां से, यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूं. Please give me a thumbs up. Is this equation clear? Yes? Okay. So now ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1. अब तुम चाहे एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लगा दो, चाहे मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लगा दो. हम मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लगाएंगे क्योंकि वो आसान है. तो मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन के हिसाब से इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम is equal to 2v1 plus 3v2. ठीक है, ये 3v2 है, v2 को मैंने लिख लिया 3 plus v1. So this gives me 11 is equal to 2v1 plus 3v1 plus 9. ये 9 को जब तुम इधर लेके आओगे, this will become 2. So your v1 comes out to be 2 by 5
मीटर पर सेकेंड, and your V2 comes out to be 2 by 5 plus 3, that is 17 by 5 meter per second. क्या इसमें कोई भी डाउट है तुम्हें? सिंपल कैलकुलेशन, हाँ कैलकुलेशन है बस थोड़ी सी, वो तुम्हें आनी चाहिए। ये कैलकुलेशन जो तुम्हारी पूरी की पूरी कैलकुलेशन है ये 60 सेकेंड्स में हो जानी चाहिए। प्लीज गिव मी अ थम्स अप, ये पूरा का पूरा समझ में आ गया? कैलकुलेशन भी आ गई इंक्लूड करके कैलकुलेशन। इक्वेशन तो सिंपल है, फिर ये तुम मोमेंटम वाली इक्वेशन लगा दो, या फिर यहाँ पे तुम दूसरी इक्वेशन भी लगा सकते थे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाली। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाली अगर मैं इक्वेशन लगाता तो थोड़ा स्क्वायर वगैरह बन जाता, तो हो सकता थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाता, लेकिन उससे भी हो जाता। वेरिएबल्स उसमें भी दो ही होते, V1 और V2, तो V2 को V1 के टर्म्स में पुट करना था, मतलब प्रोसेस यही था। So this was the case of purely elastic collision. अब हम वो वाला क्वेश्चन करते हैं जो डीपीपी में, if this collision is purely inelastic. प्योरली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है कि जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कोलिजन के बाद चिपक जाएंगे। और चिपक के किधर जाएंगे? उधर ही जाएंगे ना। ऐसा तो हो नहीं सकता ये चिपक जाए 5 किलो का मास बन गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मास तो चेंज होगा नहीं। अगर मेरे पास एक बॉल है एक दूसरी बॉल है, मैं दोनों को मिला दूं तो जो ये बड़ी बॉल, तो ये जो बड़ी बॉल बनेगी इसका मास विल बी हाउ मच? तो सायक मुखर्जी एंटर्ड द वेटिंग रूम। ओके चलो जी, तो ये जो बड़ी बॉल बनेगी, दिस बड़ी बॉल का मास वुड बी व्हाट? m1 plus m2, राइट? so this big ball will be m1 plus m2। तो ये जो m1 और m2 है इसका टोटल मास में लिख सकता हूँ 2 plus 3 which gives me 5। this is 2 plus 3 is equal to 5। yes, so ये जो 5 kg वाली बॉल है, अब ये लेफ्ट ट्रेवल करेगी या राइट ट्रेवल करेगी? ये मेरे को कॉमन सेंस से दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। ये दोनों बॉल्स राइट जा रही थी, तो जुड़ने के बाद भी ये पूरा सिस्टम राइट ही जाएगा ना। एकदम से उसका मोमेंटम लेफ्ट तो बन नहीं जाएगा। एक तरफ से हम बोल रहे हैं कि भाई मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा मतलब मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है ये जो वेलोसिटी है इसकी वो राइट की तरफ होगी। यस साइक प्लीज गिव मी अ थम्स अप। साइक प्लीज अनम्यूट योर माइक्रोफोन एंड जस्ट से हेलो टू मी। यस सर। ऑलराइट ठीक है ठीक है। ओके वो कभी कभी मनन ज्वाइन कर लेता है किसी और के नाम से, ठीक है? मनन एक बार मोहनप्रीत के नाम से आ जाता था, एक बार तो ट्विंकल के नाम से आ गया मनन, ठीक है? तो इसलिए चलो जी। सो इनइलास्टिक कोलिजन के बाद मास तो सेम रहेगा 2 plus 3, तो वो टोटल बन जाएगा 5। अब ये टोटल मास बन गया 5 और ये किसी वेलोसिटी से जाएगा। सबसे पहली चीज तो मोमेंटम तो कंजर्व्ड रहेगा ना। सबसे पहले हम मोमेंटम वाली इक्वेशन लगा देते हैं। मोमेंटम तो कंजर्व्ड रहेगा मेरा। मोमेंटम कितना है? 8 plus 3 is equal to 5v। यस, तो ये वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 11 by 5। यस प्लीज गिव मी अ थम्स अप। इतना सही है ना? पहले तो मेरे को इतना समझ में आ गया कि ये 11 by 5 उसकी वेलोसिटी होगी बड़े वाले बॉल की। तो अब तुम्हें लॉस ऑफ एनर्जी निकालनी है विच इज नॉट अ वेरी बिग डील। लॉस ऑफ एनर्जी अब तुम कैसे निकालोगे? पूरे सिस्टम की पहले कितनी एनर्जी है? तो पहले कितनी एनर्जी है? 1/2 mv² इज इक्वल टू 16, ठीक है? हाफ इंटू 2 इंटू v² 16।
प्लस 1/2 mv²। ठीक है, ये कितना हो गया तुम्हारा टोटल? दिस गिव्स यू 35/2 इज इक्वल टू 17.5 जूल्स। ओके, जब समझ आ गया प्लीज गिव मी अ थम्स अप। 3/2 दोनों को ऐड किया, एलसीएम ले लिया मैंने, 17/5 जूल्स है पहले की एनर्जी। बाद वाली एनर्जी इज 1/2 इंटू m इंटू v²। दिस गिव्स मी 1/2 इंटू 11^2/5 इज इक्वल टू, जब ये समझ आ गया प्लीज गिव मी अ थम्स अप। मैंने m नहीं लिखा, ये वाला मास मैंने लिखा नहीं 5, क्योंकि मुझे पता था ये एक इस 5 के साथ कट जाएगा। तो दिस इज 11/5, 11/5। देखो यहां पे है v², यहां पे है मास, तो ये मास और ये कट गया, नीचे बन गया 10, नीचे बन गया 10, ऊपर बन गया 11^2 121। दिस गिव्स मी 12.1 जूल्स। तो मेरा लॉस ऑफ एनर्जी कितना हो गया? लॉस ऑफ एनर्जी इज 5.4 जूल। लॉस ऑफ एनर्जी इज 5.4 जूल्स। यस, कल जो तुम्हारा टेस्ट होगा उसमें लास्ट वाले मैंने 2 क्वेश्चंस डाले हैं। कल एक तुम्हारा टेस्ट होगा, उसमें हर क्वेश्चंस के ऑप्शन है, ठीक है, 15 क्वेश्चन है उसमें। पहले जो 13 क्वेश्चंस है 1 to 13, उसमें यू हैव ऑप्शंस, तुम्हें एमसीक्यू टाइप वो क्वेश्चन है। 14th और 15th क्वेश्चन जो 2 हैं, उसमें मैंने तुम्हें ऑप्शंस नहीं दिए। वो क्वेश्चन पता कैसे? 14th क्वेश्चन में प्योरली इनलास्टिक कोलिजन हो रहा है। अब मैं तुम्हें सीक्रेट बता रहा हूं, जैसे मुझे ऐसा था कि मैं तुम्हें कंफ्यूज करूंगा ये क्वेश्चन देके, मैं बता दे रहा हूँ। 14th क्वेश्चन में प्योरली इनलास्टिक कोलिजन है, तुम्हें लॉस ऑफ एनर्जी निकालना है इस तरीके से, जैसे यहां पे निकली है लॉस ऑफ एनर्जी, ऐसे तुम निकाल लोगे लॉस ऑफ एनर्जी 14th क्वेश्चन में। 15th क्वेश्चन में मैंने क्या बोला? 15th क्वेश्चन में आई एम सेइंग कि इन द प्रीवियस क्वेश्चन if the collision was purely elastic, in the previous question, if the collision was purely elastic, then what is the value of loss of energy? तो क्या तुम बताना पसंद करोगे तुम्हें? अगर ये प्योरली इलास्टिक कोलिजन होता तो इसमें लॉस ऑफ एनर्जी कितनी होती? So 0. Yes, the loss of energy would have been 0, because यही तो डेफिनेशन है ना इलास्टिक कोलिजन की। इलास्टिक कोलिजन का मतलब ही ये होता है कि लॉस ऑफ एनर्जी इज 0। सो नाउ द 15th क्वेश्चन जो तुम्हारा कल टेस्ट होगा, उसमें जो लास्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, उसका आंसर है 0। लॉस ऑफ एनर्जी इज 0 बिकॉज उसमें हम प्योरली इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं, और उसमें जो 14th क्वेश्चन है इनइलास्टिक कोलिजन में लॉस ऑफ एनर्जी, उसको तुम निकालोगे एग्जैक्टली इस तरीके से। बिल्कुल ये वाला तरीका होगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी इससे आसान है, लेकिन इस तरीके से तुम्हें उसकी लॉस ऑफ वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, लॉस ऑफ वेलोसिटी मतलब लॉस ऑफ एनर्जी, क्योंकि वेलोसिटी लूज होगी तभी तो काइनेटिक एनर्जी लूज होगी। ओके, नाउ दिस Excuse वाज me, sir. समथिंग अबाउट कोलिजंस। लेकिन ये सारी एग्जांपल्स में तुम देखो जो कोलिजन हो रहा है, उसमें पता क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट एक ही साइड जा रहा है, आगे जाता जा रहा है, और हम हर बार क्या निकालते हैं? वेलोसिटी, कि कोलिजन के बाद वेलोसिटी निकालो। लेकिन सोचो तुम्हें ऑलरेडी वेलोसिटी दे रखी है, तुम्हें मास निकालना है, तुम्हें मास निकालना है। सो जस्ट इमेजिन अ न्यू सिनेरियो। ये सेम बॉल है, 2 किलो की बॉल है, 4 की स्पीड से उधर जा रही है। ठीक है, 4 भी नहीं, चलो ऐसा लगा लो 6 की स्पीड से जा रही है। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां पे जो बॉल थी तुम्हें उसका मास पता नहीं, ये मास m है, और ये शुरू में रेस्ट पे है। u इक्वल टू 0।
फिर कोलिजन के बाद क्या हुआ? कोलिजन के बाद ये जो बॉल थी इस पे टकराई, ये वाले मास पे टकरा के वापस आ गई। वापस आने का मतलब क्या है? इट केम बैक लाइक दिस with a velocity of, let's say, 2 meter per second. ठीक है, ये बॉल वापस आ गई with a velocity of 2 meter per second, so this mass is 2. जो ये वाला मास बच गया, अब तुम्हें उस मास का पूरा एनालिसिस करके बताना है कि वो मास की कितनी वेलोसिटी होगी। ठीक है, कि मतलब किस डायरेक्शन में जाएगा, लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, कितनी वेलोसिटी होगी, और उसके बाद फिर तुम्हें ये भी बताना है कि ये मास की वैल्यू कितनी है। सो वी हैव अ मैसेज फ्रॉम सायक सर, कोलिजन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ वर्क एनर्जी पावर। यस यस सायक, कोलिजन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ वर्क एनर्जी पावर। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि तुम इसको ऐसा मत बोलो कि कोलिजन इज अ पार्ट ऑफ वर्क एनर्जी पावर, तुम इसको ऐसा बोलो कि कोलिजन इज अ पार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स। ठीक है, अब तुम इसको अलग अलग चैप्टर्स में देखना बंद कर दो, अब तुम इसको पूरा काइनेमेटिक्स में देखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, कोलिजन इज अ पार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स। अब ये तुम्हारा ऐसा नहीं होना चाहिए चैप्टर 1 2 3 4, तुम इसको पूरा एक यूनिट मानो। ठीक है, फर्स्ट यूनिट इज काइनेमेटिक्स, क्योंकि मैं कुछ भी क्वेश्चन तुम्हें मिक्सअप करके दे सकता हूँ। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, एक मैंने बॉल को ड्रॉप कर दिया, मैंने बॉल को ड्रॉप कर दिया, वो नीचे ग्राउंड पे आ गई 4 सेकंड में, बताओ व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अब तुम बोलोगे सर ये तो क्वेश्चन नंबर, ये तो चैप्टर नंबर 2 में था, बॉडी फॉलिंग फ्री। The two differences are sufficient for elastic and inelastic collision. Yes, two differences are sufficient. तुम्हें बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन होता क्या है। ठीक है, बाकी ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो तुम्हें एनसीईआरटी में जिस भी तरीके से पूछ लेंगे, दैट इज अ सेपरेट केस, यू नो। ये सब तुम्हें आईआईटी में नहीं पूछेंगे कभी भी कि टेल मी टू डिफरेंसेस बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजंस। आईआईटी जेईई के लिए, नीट के लिए तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। And for your board examinations, two differences are more than okay. If you know two differences between elastic and inelastic collisions, that is okay. ठीक है, now अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। एक मास था, रेस्ट पे था, एक बॉल आके उसमें टकरा गई, उस पे टकरा के ये बॉल वापस आ गई। बताओ दूसरी बॉल का क्या हुआ? तुम्हें पूरा का पूरा मेरे को इसका स्टेटस बताना है, इसका मास बताना है और इसकी वेलोसिटी बताना है। You have some time, please try this. And the collision is purely elastic. So 4 kg. 4 kg. Yes, why 4? Because this is 12 plus m into 0 is equal to 2 into minus 2 plus mass into 4. This gives me 12 plus 4, 16 is equal to mass into 4. Mass comes out to be 4 kg. है ना? मास आ गया तुम्हारा 4 किलो। अगर तुम्हें ये मोमेंटम से ना करना होता, अगर तुम्हें ये एनर्जी कंजर्वेशन से करके देखना होता, एक बार काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करके देखते हैं। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करके इसी का फॉर्मूला निकालने की कोशिश करूं तो मेरा आंसर कितना आएगा? दिस इज 1/2 into 2 into 6 square plus 0 is equal to 1/2 into 2। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती, because kinetic energy doesn't have any direction, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2 into 2 into 2 square या फिर -2 का स्क्वायर प्लस 1/2 into n into 4। This gives me 36 is equal to 4 plus 8n। आंसर तुम्हारा आ जाएगा 32 is equal to 8n and n comes out to be 4. n comes out to be 4. तो मतलब तुम अपना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हो या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हो। ठीक है कशिश, प्लीज गिव योर थम्स अप। सही थे? ओके, प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 3। हमारा डीपीपी में क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है ना? Yes, sir. Yeah, please try that. Very similar question.
सर इसमें ये यू की टर्म्स में ही आएगा आंसर क्योंकि आपने यू दिया हुआ है। हाँ, यू की टर्म्स में आएगा और ये जो इसकी वेलोसिटी है ना 2 किलो वाले की, वो नेगेटिव इज -u/3, नॉट -4/3, इट्स -u/3। वो 4 लग रहा है, तो एक्चुअली u है, ठीक है। सर 2u/3। ओके, 2u/3 और 2u/3 निकाल के देखो होता है। यस, 2u/3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये कैसे आया? पहली वाली इक्वेशन यूज करके, u माइनस u/3 इज इक्वल टू 0 प्लस वेलोसिटी। यहां से आगे 2u/3 इज इक्वल टू वेलोसिटी। ये वाली वेलोसिटी इज 2u/3। अब अगर यहाँ पे मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा, यहाँ पे अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा, सो आई नो 2 into u plus 0 is equal to 2 into minus u/3 plus 2 into 2u/3. This gives me 2u is equal to minus 2u/3 plus 4u/3. जब तुम सॉल्व करोगे, this will become equal to 2u/3 minus your u comes out to be 3 meter per second. Just see this, give me a thumbs up जब ये पूरा समझ में आ गया। तो मतलब मेरे को ये सारी स्पीड्स पता चल गई। This speed is 0, this speed is 1, u/3 मतलब 1, this speed is 2। ठीक है,